Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we will be learning about the years of stagnation, Swarajist, No Changers and Gandhiji. This is chapter 19 of modern history. बिपिन चंद्रा के मॉडर्न हिस्ट्री जैसा कि आपको पता है मैं कवर कर रहा हूँ. अगर रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा. एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है. एंड ओवरऑल मैं कहूँ तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट के सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ पे आएगा ही आएगा. तो उसके लिए बेस्ट बुक क्या है? बेस्ट बुक मैं मानता हूँ कि बिपिन चंद्रा है. मेरा मानना बिपिन चंद्रा का है, ठीक है. बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये. हालांकि मैं बाकी बुक के बारे में ऐसा नहीं बोलूँगा कि गलत है या फिर किसी हिसाब से. बहुत फेमस बुक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, लेकिन पर्सनली मुझे अच्छी लगती है ये बुक बिपिन चंद्रा की. तो इसका मैंने प्लान ये रखा है कि इसको मैं वीडियो के थ्रू पूरा कंप्लीट सीरीज आपको दे दूंगा. लास्ट में आपको दे दूंगा मैं पीडीएफ मिल जाएगा आपको. तो आपको नोट नहीं बनाना है, नोट की तरह आपको पीडीएफ को यूज कर लेना है और बार बार इसको रिवाइज करना है, ठीक है. तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा और आपको ओवरऑल सबसे पहले मतलब एजुकेटेड वे में एक जो एजुकेशन मिलना चाहिए एक बंदे को एक एजुकेटर के द्वारा, वो वीडियो के थ्रू मिल जाएगा. उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जा रहा है तो नोट भी नहीं बनाना है. मतलब आपको इतना सब कुछ सिंपल वे में मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ. तो इसके लिए मुझे लाइक मारो, ठीक है, अभी मारो, ये जरूरी है. और आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है, ये जरूरी है. पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम लोग. पहला पॉइंट यहाँ पे है द विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था. यही मैं बता रहा था आपको कि ये इम्पोर्टेंट डेट है. फरवरी 1922 में एक्चुअली हुआ था ये जो विड्रॉल हुआ था. ये चौरी चौरा कांड के बाद हुआ था. गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को. काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था उस समय गांधी जी को, लेकिन इन्होंने विड्रॉ कर लिया था. उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी पे चार्जेस लगाए गए, ठीक है, कि आपने सरकार के अगेंस्ट भड़काने का काम किया है लोगों को, और बहुत सारे चार्ज लगा के इनको 6 साल की सज़ा सुना दी गई. 6 साल के लिए इनको जेल भेज दिया गया. उसके बाद जो उस समय के नेशनलिस्ट थे उनके बीच में डिसइंटीग्रेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन और डीमोरलाइजेशन देखा गया, ठीक है. आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पे चलेंगे. सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो एक्चुअली बाइकाट कर रहे थे, ये गांधी जी के प्रिंसिपल के हिसाब से जो लोग बाइकाट कर रहे थे, उनको इन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज द करेक्ट टाइम टू एंड द बाइकाट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड दिस इज द राइट टाइम to enter into the legislative council. And we will, after entry to the legislative council, what we will do, we will expose the government and we will also obstruct the government in every work of the council, ठीक है. काउंसिल के हर वर्क में हम लोग गवर्नमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे. एंड इनफैक्ट हम लोग इसको एक ना मतलब हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम लोग कि हम लोग नॉन कोऑपरेशन के एजेंडा को छोड़ रहे हैं, उसके मेथड को छोड़ रहे हैं. विल नॉट बी गिविंग अप नॉन कोऑपरेशन बट वी विल बी कंटिन्यूइंग इट इन अ मोर इफेक्टिव फॉर्म. तो सिंपल शब्दों में अगर कहूँ, इन सारे जो अभी मैंने बोल दिया, इनको अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जो गांधी जी का जो प्लान था नॉन कोऑपरेशन, उसके साथ उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल तक ले जाना चाहते थे. लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट था मॉडरेट कॉन्सेप्ट हो चुका था वो, और काफ़ी उसकी मतलब जो डिक्लाइन थी वो सबने देखा था. तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू फिर से वापस वहीं पे जाना चाहते थे, लेकिन डिफरेंट एजेंडा के साथ. एजेंडा ये था कि हम जाके सरकार के हर काम को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे वहाँ पे, और नॉन कोऑपरेशन दिखाएंगे वहाँ पे काउंसिल में. डेफिनेटली इसको बहुत सारे लोग कांग्रेस के पसंद नहीं कर रहे थे, ठीक है. आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट. तो हुआ क्या कि गया सेशन हुआ कांग्रेस का, जिसको खुद ही प्रिसाइड किया था सीआर दास ने, चित्तरंजन दास ने गया सेशन को प्रिसाइड किया था. एंड दिसंबर 1922 में इसका सेशन हुआ था. तो जो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जो सोच रहे थे कि ज्वाइन करेंगे हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उस सोच को कांग्रेस ने
जो कि उस समय कांग्रेस में हेड कर रहे थे कुछ लोग, चंद लोग, जैसे कि वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड सी राजगोपालाचारी ने अपोज कर दिया, बोला हम आप लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप लोग जाके काउंसिल में फिर से जाओ और काम करो। अब काउंसिल से हम लोग अलग हो चुके हैं, काउंसिल से हमारा कोई मतलब नहीं है, काउंसिल में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा क्या करेंगे, हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कंटिन्यू रखेंगे, सिविल डिसोबीडियंस अगर हो सके तो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अपोजिशन हुआ, तो जो वोटिंग भी हुई उसमें नहीं, इस राय को कहीं न कहीं सहमति नहीं मिल पाई, तो दास और मोतीलाल नेहरू ने रिजाइन कर दिया उसी समय कांग्रेस को, और 1 जनवरी 1923 को अनाउंस किया स्वराज पार्टी के गठन का डेट, ठीक है। एंड बाद में इनको कहा गया प्रो चेंजर्स, बिकॉज ये चेंज चाहते थे। तो प्रो चेंजर किसको कहा गया, स्वराजिस्ट पार्टी के लोगों को प्रो चेंजर कहा गया। एंड दोज हु वर स्टिल एडवोकेटिंग द बाइकाट ऑफ द काउंसिल वे आर कॉल्ड एज नो चेंजर। तो नो चेंजर ये वाले लोग कहे गए, और प्रो चेंजर कहे गए स्वराजिस्ट वाले, ठीक है। बात समझ में आई होगी, प्रो चेंजर और नो चेंजर कौन कौन थे, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। प्रो चेंजर वो लोग जो बोल रहे थे कि काउंसिल में चल के पार्टिसिपेट करना चाहिए, वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म को यूज करके गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं वहाँ पे गवर्नमेंट के काम में बाधा डालेंगे, और इससे क्या होगा कि लोगों में एक विश्वास जगेगा कि हाँ भाई हमारी भी बात सुनने वाला सरकार में कोई है, और धीरे धीरे करके हम लोग जो ओवरऑल जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो हम लोग ले लेंगे। तो उनको कहा गया प्रो चेंजर। लेकिन नो चेंजर वैसे लोग थे जो कि स्टिल अभी ऐसा नहीं करना चाहते थे, वो काउंसिल में एंट्री नहीं चाहते थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो ये जो 2 बड़े बड़े नेता थे जिनका नाम मैंने अभी आपको दिया, मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास, ये दोनों नेता हाईली सक्सेसफुल लॉयर्स थे। ये दोनों शुरू से ही इन्होंने लॉ की पढ़ाई पढ़ी थी और काफ़ी सक्सेसफुल लॉयर्स थे ये दोनों, ठीक है। दे वर ग्रेट एडमायरर्स ऑफ गांधी जी, गांधी जी के एडमायरर्स भी थे, लेकिन उनके समकालीन भी थे। गांधी जी खुद भी लॉयर ही थे, तो उनके समकालीन भी थे। और ये दोनों ब्रिलियंट एंड इफेक्टिव पार्लियामेंट्रियन भी रहे थे, ठीक है। सेकुलर थे दोनों कहीं ना कहीं बाय कोर, बाय देयर नेचर, एंड दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा करते थे। दे हैड एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन ईच अदर, एक दूसरे में जम के विश्वास करते थे। मतलब इतना ज़्यादा विश्वास था कि अगर एक बंदा बोल दे कि हाँ ये मैंने बोला है, ठीक है, और तो दूसरा बंदा बिना सुने उसको सपोर्ट करते थे। मतलब कि हाँ अच्छा ऐसा, नाम पहले सुन लेता था कि अच्छा उसने तो जो भी बोला वो सही है, इस टाइप का ट्रस्ट हुआ करता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जो प्रो चेंजर्स थे यानी कि स्वराजिस्ट, और जो नो चेंजर थे यानी कि रिमेनिंग जो लोग जो काउंसिल में नहीं जाना चाहते थे, उनके बीच में जबरदस्त कंट्रोवर्सी चलती रही, ठीक है। स्वराजिस्ट कहते थे कि हम लोग का जो काउंसिल में जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर जब हम काउंसिल में जाएंगे, काम करेंगे वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जो उस समय जो टेम्पोररी पॉलिटिकल वॉइड जो कि गांधी जी के अरेस्ट के बाद क्रिएट हुआ था, उसको भर देंगे हम लोग। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वॉइड जो टेम्पोररी क्रिएट हुआ था उसको फुलफिल कर देंगे हम लोग। एंड साथ में उन्होंने ये भी बोला, रीजन ये भी दिया कि मोरल जो है इंडियंस का हाई रहेगा अगर वो न्यूज़ पेपर पढ़ेंगे, हमारी चर्चाएं देखेंगे, हम कैसे सरकार को रोका हमने, कहाँ कहाँ हमने अपोज किया। तो इससे कहीं ना कहीं एक इंडियंस जो मतलब हमारे लोग हैं वो पॉलिटिसाइज्ड भी होंगे और उनमें इंथुजियाज्म भी बढ़ेगा। तो ये सारे रीजन इन्होंने दिए वाई दे शुड ज्वाइन काउंसिल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। साथ में इन प्रो चेंजर्स ने ये भी कहा कि वी विल नॉट यूज दिस प्लेटफॉर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट द काउंसिल, एज द लिबरल डिजायर्ड, ठीक है, और एज ए ऑर्गन फॉर द ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ colonial state, but we will use it as a ground on which the struggle for the overthrow of colonial state was to be carried out। तो पहले क्या था, मॉडरेट क्या करते थे, ये वाला एजेंडा पे काम करते थे कि मतलब कैसे करके ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर हम लोग ले लें, डिजायर्ड चेंज लें। लेकिन स्वराजिस्ट ने कहा कि हम लोग नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें तो सिंपल सी बात है कि हम कॉलोनियल स्टेट को ओवरथ्रो करना है और इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा करना है। तो इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए ओवरथ्रो हम लोग करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
जो रीजन नहीं ज्वाइन करने का काउंसिल को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को नो चेंजर्स ने दिया, उनमें से कुछ इस प्रकार है। रीजन मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री वर्क जब हम लोग करने लगेंगे, मान लो हमने एंट्री कर लिया और हमने पार्लियामेंट्री वर्क शुरू कर दिया, इससे होगा क्या? इससे होगा ये, जो कि आज तक जो हमने कंस्ट्रक्टिव वर्क किया है ना, जैसे कि बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क किए थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाना, सिविल डिसोबीडियंस लाना, ये सब बेकार हो जाएगा। मासेस का इसके ऊपर से बिल्कुल ही जो विश्वास है वो उठ जाएगा। साथ में जो एक रिवोल्यूशनरी जील बन गया था उस समय, एक विश्वास जील, एक इच्छा पैदा हुई थी लोगों में, वो भी खत्म हो जाएगा। साथ में पॉलिटिकल करप्शन भी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा। तो ये सारा कारण देके नो चेंजर ने कहा कि हम लोग नहीं ज्वाइन करेंगे काउंसिल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ पे दोनों की राय सिमिलर थी, वो दोनों के बीच में झड़प नहीं हुई कि भाई यूनिटी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि 1907 में हुआ था कि यूनिटी बिल्कुल टूट गई थी, और सूरत सेशन आपको याद ही होगा कि वहाँ पे क्या हुआ था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में बट गई थी ये पूरी कांग्रेस। तो यहाँ पे वो नहीं चाहते थे, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, वो यूनिटी को मेंटेन करना चाहते थे। ठीक है। And secondly, not only no changes but also Swarajists realized that however useful parliamentary work might be, the real sanction which would compel the government to accept national demands would be forced only by mass movement outside the legislature. इसका सिंपल शब्दों में कहूँ तो दोनों जानते थे इस चीज़ को, नो चेंजर और स्वराजिस्ट दोनों को पता था कि पार्लियामेंट्री वर्क चाहे कितना भी कर लो, लेकिन जो रियल सैंक्शन मिलेगा, जो रियल अचीवमेंट्स मिलेगा हमें सरकार का, वो जो नेशनल डिमांड जो हमारा है वो पूरा होगा कब? जब हम मास मूवमेंट लेजिस्लेचर से, मतलब जो बाहरी होगा, ऑब्वियस सी बात है बाहरी होगा लेजिस्लेचर से, उसी पे हमें सक्सेस मिलेगी। फाइनल जो नेशनल डिमांड की हमारी पूर्ति होगी वो मास मूवमेंट से ही होगी। तो ये दोनों को पता था। तो एक तो ये यूनिक चीज़ रहा कि भाई यूनिटी नहीं तोड़नी है। इन दोनों ने काम अलग अलग किया बट यूनिटी नहीं तोड़ी कभी भी। एक दूसरे के मतलब बारे में बहुत क्रिटिसिज्म किया, लेकिन वैसे नहीं हुए जैसे कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे 1907 में। ठीक है, फूट डालो और राज करो वाली नीति से थोड़े से बच गए बेचारे। आगे बढ़ते हैं। Lastly, both groups of leaders fully accepted the essentiality of गांधी जी लीडरशिप। मतलब देखो, काम किया इन्होंने, स्वराजिस्ट ने जाके काउंसिल में काम किया, लेकिन गांधी जी के लीडरशिप को दोनों ने लास्टली कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया। मतलब काम करते थे अलग अलग दोनों ग्रुप, प्रो चेंजर अलग काम करता था, नो चेंजर अलग काम करता था, लेकिन गांधी जी के लीडरशिप को दोनों ने ही इसेंशियल समझा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट को देखते हैं। बाद में क्या हुआ, लास्टली जो स्पेशल एक सेशन हुआ कांग्रेस का, दिल्ली में हेल्ड किया गया सितंबर 1923 में, जिसमें कांग्रेस ने जो भी प्रोपेगेंडा था रिगार्डिंग एंट्री होगी काउंसिल में नहीं, उसको सबको खत्म कर दिया और परमिट कर दिया कांग्रेस लोगों को कि भाई आप अगर चाहो तो कैंडिडेट की तरफ खड़े हो सकते हो फोर्थ कमिंग जो भी इलेक्शन होंगे। तो ऐसा नहीं था कि मतलब इन्होंने बिल्कुल रोक लगा दिया। तो इन्होंने ओपन कर दिया कि भाई चलो ठीक है, आपको अगर चाहिए, आपको खड़ा होना है तो आप खड़े हो सकते हो इलेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट को देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ, बड़ा इंसिडेंट हुआ जब गांधी जी आज़ाद हो गए जेल से उनको रिहा कर दिया गया 5 फरवरी 1924 को। एक्चुअली सज़ा तो उनकी 6 साल की थी, लेकिन उनको हेल्थ इशू हो गए थे, हेल्थ ग्राउंड पर उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, जेल से रिहा हो गए वो। तो जब वो बाहर आए, निकले जेल से, तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर ये था कि अब तो भाई जो स्प्लिट है कांग्रेस में एक बार फिर से होगा। सरकार ने पूरी तरीके से ये सोच लिया था, पूरी तरीके से ये उम्मीद लगा ली थी कि स्प्लिट तो अब होना है, बिकॉज गांधी अब रिहा हो गया है। ठीक है, अब गांधी जी जब जाएगा, देखेगा कि भाई ऐसी सी हालत है और नो कोऑपरेशन मूवमेंट वाला जो हमारा उनका फंडा था, उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्वराजिस्ट पार्टी बना ली, तो स्प्लिट होगा कांग्रेस में। लेकिन गांधी जी बेसिकली इन सब चीज़ों को गलत साबित कर दिया गांधी जी। इनफैक्ट मुंजे जो स्वराजिस्ट एक लीडर था सेंट्रल प्रोविंस का, उन्होंने भी कहा
कि स्वराजिस्ट आर नाउ ड्रिवन टू कॉन्सेंट्रेटिंग ऑल देयर एनर्जीज ऑन द ब्रेकिंग ऑफ गांधी जी होल्ड ऑन द कांग्रेस। तो सबको लग रहा था कि अब गांधी जी तो रिहा हो गए हैं, तो अब कांग्रेस का स्प्लिट होना पक्का है, लेकिन स्प्लिट नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्यों नहीं हुआ बताता हूँ। गांधी जी जब रिहा हुए ना, तो ये जो बोल रहे थे लोग कि ऐसा होगा वैसा होगा स्प्लिट, ही प्रूव्ड ऑल द रॉन्ग। ही गांधी जी डिड नॉट ऑब्लाइज्ड दोज थिंग्स एंड रेदर ही मूव्ड टुवर्ड्स एन एकोमोडेशन विद द स्वराजिस्ट। सारा चीज ट्राई किया कि स्वराजिस्ट को एकोमोडेट किया जाए, ठीक है। एंड ही हैड फुल ट्रस्ट इन देयर बोनाफाइड्स ऑल्सो। तो गांधी जी का मतलब जो उम्मीद गांधी जी पे लगा रखी थी लोगों ने, गांधी जी ने उसको गलत साबित कर दिया। एंड इनफैक्ट उन्होंने पूरी ट्रस्ट दिखाई, अपनी पूरा बोनाफाइड दिखाया स्वराजिस्ट के ऊपर, और उनका भी उन्होंने पूरा ट्रस्ट था कि दे विल आल्सो शो द सेम। साथ में इसका एग्जाम्पल ये भी निकल के आया कि कहीं ना कहीं गांधी जी और जो मोतीलाल नेहरू और दास थे, मोतीलाल नेहरू एंड दास, ये कहीं ना कहीं इनका जो पर्सनल रिलेशन था थ्रू आउट काफ़ी कॉर्डियल रिलेशन, कन्वीवियल रिलेशन जिसको कहते हैं, खुशनुमा माहौल जैसा इनका आपस में मिलते, तो लगता ही नहीं था कि भाई ये लोग मतलब डिफरेंट आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं। एक प्रो चेंजर वाला आइडियोलॉजी सोच से लेके चल रहा है और दूसरा नो चेंजर वाला लेके चल रहा है, तो ये सब दिखा ही नहीं कहीं भी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। गांधी जी ने बाद में लिखा इन स्वराजिस्ट के बारे में, चूंकि ये ऑलरेडी काउंसिल में इन्होंने एंट्री बना ली थी, तो गांधी जी ने इनके काम को बड़े ही माइन्यूटली मॉनिटर किया। इन्होंने बाद में लिखा गांधी जी ने कि दे वर्कड करेजियसली एंड दे आल्सो वर्कड uncompromisingly in the council and definitely they have not become a limb of imperial administration, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं प्रूव किया है कि इन्होंने काम तो अच्छा किया है काउंसिल में जाके। भले ही मैं ये मानता हूँ कि काउंसिल में जाना वरना क्या डिसीजन है वो उस पर नहीं बोलते थे कुछ भी। गांधी जी इसके तो एक इनडायरेक्ट वे में अगेंस्ट ही थे, वो नहीं चाहते थे कि मतलब स्वराजिस्ट काउंसिल में जाएं, वो उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ था ये। एनीवे, बट उन्होंने जो काम देखा उसको काफ़ी सराहा, ठीक है। साथ में गांधी जी को ये भी लग रहा था कि देखो अब एंट्री तो हो गई थी काउंसिल में, एंट्री तो स्वराजिस्ट की हो गई थी, तो विड्रॉल जो था वो विड्रॉन अगर किया जाए तो काफ़ी डिजास्ट्रस होगा। इससे क्या होगा कि लोगों में एक गलत भावना जाएगी कि भाई मतलब ये क्या था, चले गए फिर वापस निकल गए। सरकार में एक और भावना जाएगी जो कि काफ़ी डिजास्ट्रस होगी। सरकार सोचेगी कि भाई अब हमारे ऊपर कोई रोक टोक वाला है ही नहीं, देखो ये लोग आए और भाग गए, तो अब हम जो भी जो बिल लाएं वो लाएं, अब हमारी मर्जी, अब कोई हमें रोक टोक करने वाला कोई है ही नहीं। तो ये सोच के गांधी जी ने कहा कि देखो भाई अब एंट्री तो हो गई है, इन एनी केस काउंसिल एंट्री हैड ऑलरेडी अकर्ड, तो अब इसमें कोई भी वो रास्ता नहीं है कि विड्रॉ किया जाए, ठीक है। अब इसको विड्रॉ नहीं करना चाहिए, गांधी जी का ऐसा पर्सनल भी मानना था। आगे बढ़ेंगे। अब देखो सरकार ने लेकिन क्या किया, सरकार को एक्चुअली अपोज करते थे स्वराजिस्ट जो थे काउंसिल में, जितने भी सरकारी बिल आते थे उनको अपोज करते थे। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक फुल अटैक लॉन्च किया ऑन द सिविल लिबर्टीज ऑफ द स्वराजिस्ट इन बंगाल एंड फाइटिंग टेररिज्म के नाम पे, फाइट करने के नाम पे स्वराजिस्ट के ऊपर, उनकी सिविल लिबर्टी के ऊपर जो बंगाल में जो स्वराजिस्ट है उनको अटैक कर दिया गया। ये मतलब उस समय क्या था, जो टेररिज्म एक तरीके से दिख तो रहा था उस समय बंगाल में स्पेसिफिकली, बहुत ही जो टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग थे उस टाइप के लोग दिख रहे थे। तो साथ में यही नहीं, रेड भी मारा गया कांग्रेस ऑफिसर्स के ऊपर, रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट एंड स्वराजिस्ट के ऊपर तो मारा ही गया। देन सुभाष चंद्र बोस एंड 2 स्वराजिस्ट सच एज अनिल बरन रॉय एंड एस.सी. मित्रा, ये एक्चुअली बंगाल लेजिस्लेचर के मेंबर भी थे। इनके ऊपर भी इनको भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी रेड मारा गया। आगे बढ़ेंगे। As an answer to the government, they decided to show Gandhiji decided to show his solidarity with the Swarajist by surrendering before them. तो गांधी जी ने जो ये एक्शन हुआ ना, इसके खिलाफ इनके साथ अपना
डेरिटी दिखाने के लिए गांधी जी ने खुद को समर्पित कर दिया गवर्नमेंट के सामने, भाई मुझे भी अरेस्ट कर लो, ठीक है। गांधी जी जो मतलब भावना थी ना यहाँ से जो दिख रही थी, गांधी आज़ाद होगा, सॉरी रिहा होगा और जाके वहाँ पे फिर कांग्रेस में स्प्लिट होगा, गांधी जी जाएंगे और स्प्लिट कराएंगे, तो वो सब देखो ये सब कैसे गलत प्रूफ हो गया। यहाँ पे सारे पॉइंट्स में मैं क्लियर कर देता हूँ एक एक करके। तो देखो ये स्ट्राइक तो चल ही रहा था, स्ट्राइक चल रहा था ये प्रो चेंजर एंड नो चेंजर के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद तो था ही। गांधी जी ने इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कहाँ ख़त्म किया? तो जो बेलगांव का सेशन हुआ, बेलगांव सेशन कांग्रेस का ऐसा सेशन था जिसमें एक ही बार एक्चुअली गांधी जी ने कि कांग्रेस के किसी भी सेशन को प्रिजाइड किया था, वो था बेलगांव सेशन। तो ये तो एक MCQ पक्का याद होना चाहिए आपको, कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है, कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर आपको, एग्जाम में लिख लो, ठीक है। तो ये 6 नवंबर 1924 को गांधी जी ने जो स्ट्राइक था दोनों के बीच में, प्रो चेंजर और नो चेंजर के बीच में, उसको खत्म कर दिया। इन्होंने क्या किया, साइन किया एक ज्वाइंट स्टेटमेंट विथ मोतीलाल नेहरू एंड CR दास that the Swarajist party would carry on the work in the legislature on behalf of the Congress। तो ऐसा कहा कि देखो भाई आप हमारे साथ साइन कर लो, बस तो आप कांग्रेस के बिहार पे काम कर रहे हो, हमारे तरफ से पूरी सहमति है, ठीक है, एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कांग्रेस। Then this decision was endorsed in the December at the Belgaum session of the Congress, over which Gandhi presided, gave the Swarajist a majority of seats on his working committee। तो गांधी जी की जो वर्किंग कमेटी थी उस समय, मतलब कांग्रेस की बेसिकली, उसमें स्वराजिस्ट को मेजोरिटी ऑफ सीट्स भी दिया गांधी जी ने। तो ये बेलगाम सेशन 1924, ये याद कर लेना, किसने प्रिसाइड किया? गांधी जी ने किया। क्या हुआ? तो भाई प्रो चेंजर और जो नो चेंजर वाला स्ट्राइक था उसको खत्म कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा पहले चलते हैं, जब इलेक्शन हुआ था एक्चुअली नवंबर 1923 में इलेक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल के हुए, जिस इलेक्शन में स्वराजिस्ट ने मैनिफेस्टो क्या दिया। मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो होता है जिसमें बताया जाता है कि हम सरकार में चुन के आएंगे तो हम ये काम करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी बातें इसमें मैनिफेस्टो में बताई जाती हैं, बुराइयां लिखी जाती हैं, अच्छी बातें लिखी जाती हैं, सरकार के बारे में बोला जाता है, बहुत सारी बातें, ठीक है। तो ये स्वराजिस्ट का जो मैनिफेस्टो था उसमें जो ओवरऑल जो उसको मतलब आंका गया, तो देखा गया कि इट वाज ए स्ट्रॉन्ग एंटी इंपेरियलिस्टिक पोजीशन यहाँ पे मैनिफेस्टो में दिखता था स्वराजिस्ट का। स्वराजिस्ट ने कहा कि हम लोग सारा रिफॉर्म करेंगे विद इन काउंसिल, काउंसिल आके हम लोग सारा रिफॉर्म शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये इनका मैनिफेस्टो था। आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट को देखो हुआ क्या कि एक्चुअली फ्रेंचाइज तो एक्सट्रीमली नैरो था, बिकॉज उस समय 6.2 मिलियन लोगों को ही राइट था, बिकॉज ऐसे लोगों को राइट दिया जाता था जो पढ़े लिखे हों, जिनके पास पैसा हो, वैसे लोगों को ही राइट दिया जाता था। तो यहाँ पे जो कि मतलब कैलकुलेट किया जाए तो ओनली 3% लोग वोट कर सकते थे। उसमें भी 2 सीटें सिक्योर, सॉरी 42 सीट्स आउट ऑफ 101 वाज सिक्योर्ड बाय द स्वराजिस्ट इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मतलब क्लियर कट मतलब बहुत अच्छा नंबर है ये, 42 सीट आउट ऑफ 101, बहुत अच्छा नंबर है। साथ में एक क्लियर मेजोरिटी मिली सेंट्रल प्रोविंस में, लार्जेस्ट पार्टी रहे बंगाल में, ठीक है, एंड बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने बॉम्बे में, यूपी में, एंड हालांकि मद्रास में और पंजाब में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। वो इसलिए अच्छा नहीं रहा बिकॉज कास्टिस्ट इशू हो गया वहाँ पे, कम्युनल करेंट्स वहाँ पे थे, कास्टिज्म की वजह से, कम्युनल करंट की वजह से वहाँ पे थोड़ा डाउन रहा परफॉर्मेंस। लेकिन देखो सेंट्रल प्रोविंस में अच्छा मतलब मेजोरिटी में थे, लार्जेस्ट पार्टी बने बंगाल में, और बॉम्बे यूपी में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। साथ में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में सॉरी ठीक के लिए 42 सीट लेके आए। तो ये एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा स्वराजिस्ट का। तो इससे क्या हुआ कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने क्या किया, एक कॉमन पॉलिटिकल फ्रंट अपना तैयार किया विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट्स जो उस समय के मेंबर्स थे, जिनको लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, साथ में कुछ लिबरल्स इंडिविजुअल्स सच एज मदन मोहन मालवीय, ये सब लोग मिल के खड़े हुए और एक कॉमन पॉलिटिकल फ्रंट जिसको अपोजिशन कहते हैं की तरह काम किया। एंड कोलिशन बनाए। अगर बात करें प्रोविंसेस में, मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में कोलिशन गवर्नमेंट बनाया इन्होंने, खुद ही गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को रूल किया वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट के द्वारा, एंड दे सेट आउट टू इन्फ्लिक्ट डिफीट आफ्टर डिफीट ऑन द गवर्नमेंट बिल्स। गवर्नमेंट जो भी लाती थी उसको कहीं ना कहीं डिफीट करते थे ये लोग। हालांकि जैसा नेचर था 1919 के सुधार का वो तो आपको पता ही है, एक्चुअल पावर अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही हाथ में था। कितना भी आप कुछ भी कर लो, मतलब आप वोटिंग करके मान लो डिफीट भी कर देते किसी बिल को, तो अल्टीमेट वीटो पावर से वो क्या बिल पास कर ही लेते थे। तो ओवरऑल तो सबको पता था, लेकिन चीजें हो क्या रही थी, हर बिल को हरा रहे थे, तो इससे क्या था कि एक खबर फैल रही थी जनता में कि भाई सरकार गलत है, सरकार गलत है, सरकार गलत है। एक जो मैसेज देना चाहते थे वो पहुंचा पा रहे थे ये लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यही बात मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में आ भी किया। देखो एग्जीक्यूटिव एट द सेंटर और इन द प्रोविंसेस वाज आउटसाइड देयर कंट्रोल। जैसे कि मैंने बताया कि मतलब होता क्या था कि अल्टीमेट पावर उन्हीं के पास था। वो क्या था कि दे वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नॉट टू द लेजिस्लेचर। ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो लोग वो थे तो वीटो पावर यूज करके कोई भी बिल पास करना हो तो उसको कर ही लेते थे। बट जो सक्सेस इन्होंने पाया, जो स्वराजिस्ट ने सक्सेस पाया, वो एक्सपोज करने में, एक्सपोजिंग द ट्रू कैरेक्टर ऑफ रिफॉर्म्ड काउंसिल, ये इसमें सक्सेस पा लिया इन्होंने। बिकॉज हर चीज को, हर बिल को ये पास होने से रोक देते थे, फिर उस पर वीटो ला के वो लोग पास करते थे। इन मार्च 1925 विट्ठल भाई पटेल का ये स्वराजिस्ट थे, इनको सक्सेसफुल है स्वराजिस्ट, इनको प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने में सक्सेसफुल रहे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये क्वेश्चन आता है, विट्ठल भाई पटेल किस असेंबली, मतलब किस साल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट बने? तो 1925 ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस पार्टी से थे? तो स्वराजिस्ट पार्टी से थे। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो ये जो काम किया इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर ओवरऑल कहूँ तो काउंसिल्स में, तो जो काउंसिल में काम किया इन्होंने, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, उनमें उन काम को इन्होंने 3 मेजर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया था। पहला जो नंबर 1 सेट था उसमें वो था कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस लीडिंग टू द सेल्फ गवर्नमेंट। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड शुरू कर दी, एंड इन्होंने कहा कि जो हमारा ट्रांसफर होगा पावर का वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही होगा। देन इन्होंने कहा कि सिविल लिबर्टीज एंड रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड रिपील ऑफ रिप्रेसिव लॉज, ये हमारा दूसरा मुद्दा है प्रॉब्लम का। तीसरा जो मुद्दा इन्होंने काफी ज्यादा हाईलाइट किया वाज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। तो ये तीनों मुद्दे ऐसे थे कि मतलब उसमें क्या है, सरकार काफी नीरस दिखती थी, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को नहीं लाना चाहती थी बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज थे उनके चक्कर में, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनने नहीं देना चाहते थे बिकॉज ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट बन के ही ये भारत रहे हमारा और हम इसको एक्सप्लॉइट करते रहें। साथ में जो सिविल लिबर्टीज थी लोगों की, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के अगर बात करें, रिलीज होने का, रिप्रेसिव लॉ को मतलब ठीक करने का, तो उस मुद्दे को भी खूब हाईलाइट किया स्वराजिस्ट ने। तो इसका तो जो ये पहला वाला था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस का, इसका एग्जाम्पल तो यही है कि जब पहली बार चुन के ये लोग आए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो पहला सेशन जब हुआ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, तभी मोतीलाल नेहरू ने डिमांड रख दिया नेशनल फॉरवर्ड द नेशनल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद कर लो, एक क्वेश्चन आ सकता है कि किसने नेशनल डिमांड के तौर पे नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का डिमांड रखा था? तो मोतीलाल नेहरू आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा, वो अचीवमेंट था कि जो लोकल बॉडीज थी, म्यूनसिपालिटीज वगैरह लोकल बॉडीज, उसमें जो प्रेसिडेंट बनने, उसमें लार्ज नंबर में जो जो उसको उनकी सीटों को कैप्चर किया गया, वो भी कांग्रेस मैन के द्वारा किया गया। देखो ये साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग 1923 to 24 कांग्रेस मैन कैप्चर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ म्यूनसिपालिटीज एंड अदर लोकल बॉडीज। एग्जाम्पल के तौर पे CR दास खुद बने मेयर ऑफ कैलकाटा, ठीक है, एंड विथ सुभाष चंद्र बोस एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड द विट्ठल भाई पटेल was has become the president of Bombay Corporation. Then
नेक्स्ट वन वाज वल्लभ भाई पटेल who became the अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी के मेंबर बने. देन राजेंद्र प्रसाद ऑफ पटना म्यूनसिपालिटी एंड देन जवाहरलाल नेहरू ऑफ इलाहाबाद म्यूनसिपालिटी. तो ये लोग प्रेसिडेंट बने इन सब म्यूनसिपालिटी के. देन लोकल बॉडीज कुड बी यूज्ड टू प्रमोट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, और इन बॉडीज को इन्होंने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के तौर पे के लिए एज ए प्लेटफॉर्म इन्होंने यूज किया. नेक्स्ट देखते हैं. सो इन्होंने काम क्या किया इसमें. दे डिड एक्सीलेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ, एंटी अनटचेबिलिटी एंड खादी प्रमोशन. ठीक है, तो ये सारे कामों में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन लोकल बॉडीज के थ्रू. देन मेजर लॉस स्वराजिस्ट को कब हुआ, जब CR दास डाई कर गए, मतलब मर गए बेचारे 16 जून 1925 को. एंड कहीं ना कहीं स्वराजिस्ट के बीच में मास मूवमेंट की क्षमता नहीं थी, मास मूवमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज ये क्या, ये तो भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम करते थे. कम्युनलिज्म भी धीरे धीरे रेज हुआ इनके दौर के दौरान. कम्युनलिज्म काफ़ी धीरे धीरे शुरू में, लेकिन बाद में बहुत तेजी में ग्रो किया. हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया था. इनकरेज्ड बाई कॉलोनियल अथॉरिटीज. तो ये जो कम्युनलिज्म था वो सपोर्ट या फिर इनकरेज कर सकते हो कॉलोनियल अथॉरिटीज को की ही ये सोच थी, उन्हीं का ये बीज था जो कि अब पौधा बन चुका था. द कम्युनलिस्ट ऑफ द ह्यूज फाउंड ए फर्टाइल फील्ड फॉर देयर एक्टिविटी. कम्युनलिस्ट, ठीक है, कम्युनलिस्ट ऑफ द ह्यूज फाउंड फर्टाइल फील्ड फॉर देयर एक्टिविटी. इस दौरान में जो कम्युनलिस्ट थे ना, उन्होंने काफ़ी फर्टाइल फील्ड पाया भारत को उस समय, उस तत्कालीन दौर में, और अपना जो एक्टिविटी था उसको बढ़ाया. दे लैक्ड एनी पॉलिसी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग देयर मिलिटेंट वर्क इन द लेजिस्लेचर विद द मास पॉलिटिकल वर्क आउटसाइड. तो भाई सिंपल सी बात है कि वो काम ही करते थे लेजिस्लेचर में, उनका खबर न्यूज़पेपर के द्वारा लोगों तक पहुंचता था, लेकिन मास को कभी इन्होंने एक्टिवेट नहीं कर पाए बेचारे. मास मूवमेंट हुआ नहीं इनके चक्कर में कभी भी. आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे. तो लॉजिक ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स सून बिगैन टू पुल बैक. कोलिशन गवर्नमेंट इन्होंने कई सारे प्रोविंसेस में बनाई थी, जिसके कोलिशन गवर्नमेंट में होता है क्या, दबाव बहुत ज़्यादा होता है. इंडिपेंडेंट आप काम नहीं कर सकते. आप इंडिपेंडेंट काम करोगे तो दूसरा वाला कहेगा मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, सरकार गिर जाएगी. तो ये भी कहीं ना कहीं इनको पुल बैक किया. एंड वेरी सून ए ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्सिविस्ट एरोज इन द पार्टी. They joined the government in central province such as NC Kelkar and MR Jaikar and those कुछ and other leaders. ठीक है, कुछ other leaders भी थे इनके साथ में. लाजपत राय एंड मदन मोहन मालवीय two separated from the Swarajist, from the Swaraj party on responsivist as well as communal grounds. तो उन्होंने कहा कि भाई इस पार्टी में अब कुछ बचा नहीं है, रिस्पॉन्सिविस्ट आ गए हैं, कम्युनल ग्राउंड बन रहा है, कम्युनलिज्म फैल रहा है. तो इन्होंने भी मदन मोहन मालवीय ने लाजपत राय राजा मैं क्या बोल रहा हूँ, लाजपत राय ने भी यहाँ पे सेपरेट कर लिया. कभी कभी क्या हुआ, ज़्यादा लंबा क्लास हो जाता है तो ये सब होता है. आई एम सॉरी गाइज. ठीक है, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं साइड कर लिया अपने आप को. देन जो पार्लियामेंट्री करप्शन था ये भी फैल रहा था. ये पार्लियामेंट में काम कर रहे थे, लेकिन करप्शन में ये लोग भी, स्वराजिस्ट भी इंडल्ज हो रहे थे. एंड देयर फेथ इन द मास सिविल डिसोबीडियंस एंड डिसाइडेड टू विड्रॉ. कुछ इसमें से ऐसे भी स्वराजिस्ट थे जिनका अभी भी माइंडसेट ऐसा बना हुआ था कि मास सिविल डिसोबीडियंस बहुत जरूरी है. उन्होंने स्वराज पार्टी को छोड़ दिया. तो ये सारे रीजन है कि वे स्वराज धीरे धीरे डिक्लाइन हो गए. आगे बढ़ेंगे. अब कम्युनलिज्म की थोड़ी सी स्पेशल बात करें तो मोतीलाल नेहरू का नाम आता है इसमें. इनको एक्यूज किया जाता है क्योंकि एक्यूज किया जाता है कि आपने सेक्रीफाइस किया था हिंदू इंटरेस्ट को ऑफ फेवरिंग काउ स्लॉटर एंड ऑफ ईटिंग बीफ. मुस्लिम ने भी कहीं कमी नहीं दिखाई कम्युनलिज्म को बढ़ाने में. they were basically no less active in branding the Swarajist as anti-Muslim. ठीक है, आगे बढ़ेंगे.
डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, जब 1926 में दोबारा चुनाव हुआ, उसमें इस पार्टी ने, स्वराजिस्ट ने 40 सीट्स जीते सेंटर लेवल पे, एंड हाफ सीट्स मद्रास में जीते, एंड दे वर बेसिकली उसके बाद की जो भी प्रोविंसेस थी, यूपी, बिहार वगैरह, बॉम्बे, इन सब में जो नंबर था वो काफ़ी ख़राब रहा, काफ़ी परफॉर्मेंस गिर गया, ठीक है। एंड दोनों, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कॉमनलिस्ट इंक्रीज हो गए, ठीक है, एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल वो भी इंक्रीज हुआ, एंड द काउंसिल कुड नॉट फॉर्म नेशनलिस्ट कोलिशन देन ऑनवर्ड। नेशनलिस्ट कोलिशन नहीं बन पाया बिकॉज वहाँ पे कॉम्युनलिज्म शुरू हो चुका था। कॉम्युनलिज्म कहीं ना कहीं ठीक नहीं था उस समय। जब आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो अंग्रेजों से और खुद ही आपस में लड़ रहे हो तो कैसे काम चलेगा। आगे बढ़ेंगे। स्वराजिस्ट पास्ड ए सीरीज ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन एंड डिफीटेड द गवर्नमेंट अगेन। जब ये दोबारा सरकार चुनी गई, दोबारा ये लोग सरकार में आए तो इन्होंने फिर से वही काम शुरू किया, एडजॉर्नमेंट मोशन, सरकार को हराना। इस बार जो मेन कुछ एग्जाम्पल है उसमें है पब्लिक सेफ्टी बिल, जो कि 1928 में आया था। ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बता दूं। देखो, ये बिल जो था वो एक्चुअली जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इंडिया में उस समय फैल रही थी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी उस समय जो फैल रही थी इंडिया में, उसको दबाने के लिए, अब चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी की थी और वो नहीं चाहती थी कि सोशलिज्म और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इंडिया में फैले। कम्युनिस्ट और कम्युनलिज्म अलग अलग होता है भाई, जिसको नहीं समझ में आता है थोड़ा गूगल कर लो, ठीक है। देन गवर्नमेंट प्रपोज टू एक्वायर द पावर टू डिपोर्ट अनडिजायरेबल एंड सबवर्सिव फॉरेनर। तो इस बिल के द्वारा, चूंकि फॉरेनर्स भारत में बहुत सारे लोग आके रह रहे थे और वो प्रोपोगेट कर रहे थे सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, तो उनको डिपोर्ट कराने के लिए ये पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 में आया था। जिसके अब भाई ये बिल के अगेंस्ट में ना नेशनलिस्ट ऑफ ऑल कलर, चाहे वो किसी भी धर्म के हो कोई भी, और मॉडरेट एंड मिलिटेंट कोई भी बंदा हो, सब यूनाइटेड हो गए इस बिल के अपोज करने के लिए। मोतीलाल नेहरू ने इसको कंडेम्ड किया, बोला कि एंटी सोवियत प्रोपोगेंडा नहीं फैलाना चाहिए। एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला, जो कि बेसिकली कैपिटलिस्ट थे उस समय के, इन्होंने भी इस बिल को फॉर्मली अपोज किया। आगे बढ़ेंगे। अब हुआ क्या, मार्च 1929 में जब सरकार पास नहीं कर पाई इस बिल को, तो इसने क्या किया, फिर अरेस्ट करने का फंडा शुरू कर दिया। तो जितने भी उस समय के लीडिंग कम्युनिस्ट थे, ट्रेड यूनियंस थे, उन सबको, लेफ्ट विंग लीडर्स वगैरह को जेल के पीछे डालना शुरू कर दिया। मेरठ ट्रायल इनका मेरठ में हुआ, ठीक है। देन स्वराजिस्ट फाइनली वॉकड आउट ऑफ द लेजिस्लेचर इन 1930। फाइनली जो स्वराजिस्ट थे 1930 में इन्होंने लेजिस्लेचर छोड़ ही दिया, बिल्कुल बोला इससे कुछ नहीं होने वाला है। एज ए रिजल्ट ऑफ लाहौर कांग्रेस रिजोल्यूशन, लाहौर कांग्रेस रिजोल्यूशन हुआ था, ठीक है। इसके बारे में आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत डीप में पढ़ने को मिलेगा। तो अभी आप इतना जान लो कि इस कांग्रेस का जो रिजोल्यूशन लाहौर सेशन में लिया गया था, उसके बाद ही स्वराजिस्ट ने फाइनली लेजिस्लेचर छोड़ ही दिया, ठीक है, एंड सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर दिया। आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनका अचीवमेंट है, बिकॉज इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े काम किए, सरकार को क्रिटिसाइज किया। जो उस समय पॉलिटिकल वॉइड, पॉलिटिकल एक वैकम क्रिएट हुआ था, उसको भरा इन्होंने। देन दे आल्सो प्रोमोटेड द पॉलिटिक्स ऑफ सेल्फ रिलायंट एंटी इंपेरियलिज्म, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था हमारे लोगों के बीच में फैलाना, ये जरूरी था और इन्होंने ये किया। दे एक्सपोज द हॉलोनेस ऑफ रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1919। रिफॉर्म एक्ट जो हुआ था 1919 को, जो सरकार ने बोला था कि बहुत सही है, बहुत अच्छा है, उसके बारे में जो उसकी मतलब खोखलापन है वो सब लोगों को दिखा दिया इन्होंने, ठीक है। बहुत गलत था ये, एक्चुअली मतलब लॉलीपॉप दिया गया था मॉडरेट को, मॉडरेट भी इससे खुश नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। नो चेंजर ने क्या किया, नो चेंजर ने क्या इस बीच में कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया भाई। प्रमोशन ऑफ खादी,
स्पिनिंग, नेशनल एजुकेशन, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी एंड बाइकाट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, ये सारे अचीवमेंट नो चेंजर्स के। इसमें गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था, और जो भी मतलब नो चेंजर थे उनका बहुत बड़ा योगदान था इसमें। हंड्रेड्स ऑफ आश्रम सेटअप किए गए, आश्रम जो गांधीयन आश्रम थे वो सेटअप किए गए गुजरात वगैरह में। 100 ऑफ आश्रम सेटअप किए गए दैट केम अप ऑल ओवर द कंट्री, नॉट ओनली गुजरात। देन बेदची आश्रम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि बारदोली तालुक में सेटअप किया गया था, वेयर चीमन लाल मेहता, जुगत राम दवे, चीमन लाल भट्ट डिवोटेड देयर एंटायर लाइफ टू स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन अमंग द आदिवासी और काली पराज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये नाम याद कर लो, ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछे जा सकते हैं। चीमन लाल मेहता, जुगत राम दवे, चीमन लाल भट्ट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तो आदिवासी और जो काली पराज के बच्चे थे उनको एजुकेशन के तौर पे अपने पूरे लाइफ को डिवोट कर दिया उनको एजुकेट करने में। रविशंकर महाराज एमंग द लोअर कास्ट बराल्यास ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, इनका भी योगदान बहुत बड़ा था इस दौरान में नो चेंजर के साथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दे प्रोवाइडेड कांग्रेस पॉलिटिकल वर्कर्स और कैडर्स कंटिन्यूअस एंड इफेक्टिव वर्क इन द पैसिव फेजेस। तो ये जो 1922 से लेकर 1928 तक का फेज था, पैसिव फेज माना जा सकता है। इसमें भी कांग्रेस पॉलिटिकल वर्कर और कैडर की तरह इन्होंने प्रोवाइड किया एंड इफेक्टिव वर्क अपना करते रहे इस पैसिव फेज में भी। एज ए होल कंस्ट्रक्टिव वर्क किया इन्होंने। ठीक है, वॉज मेजर चैनल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स। तो इस दौरान जो मतलब अगला जो तैयारी है वो इन्होंने किया, सोल्जर्स अपने मतलब जो थे उन सोल्जर्स ऑफ फ्रीडम जिसको कहा गया उनको तैयार किया इन्होंने एंड उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग की। ठीक है, खादी भंडार वर्कर्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ नेशनल स्कूल, कॉलेजेस एंड गांधीयन आश्रम इनमेट्स, ठीक है, सर्व्ड एज बैकबोन ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स। तो यही लोग जो मतलब एक आर्मी तैयार की गई थी, वही आर्मी ने जो लेटर ऑन ईयर्स में जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ उसमें इन्होंने ही मास का रोल प्ले किया था। आगे बढ़ेंगे। बट underneath after years of rest of and recoupment, the forces of nationalism were again getting ready। तो मतलब ओवरऑल कहा जाए तो इतना जो ये 1922 से लेकर 28 के बीच का पीरियड था, इसमें एक नेशनलिज्म के भावना को लेकर एक इनको तैयार किया जा रहा था, लोगों को तैयार किया जा रहा था ताकि कहीं ना कहीं जब जरूरत पड़े तो ये लोग सामने आए और परफॉर्म करें। राइज ऑफ यूथ पावर एंड नेशनल रिस्पॉन्स टू द साइमन कमीशन इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग, कि मतलब कैसे तैयार किया गया। और साइमन कमीशन के समय बाइकाट जो हुआ, साइमन कमीशन का जो बहिष्कार किया गया, या फिर कह सकते हैं कि यूथ का जो रिस्पॉन्स था नेशनल रिस्पॉन्स में, नेशनल मूवमेंट में, वो सब एग्जाम्पल है इन सब प्रिपरेशन का, इस प्रिपरेशन जो कि नो चेंजर ने करवाया। सो ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक मारना, शेयर करना दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अभी सब्सक्राइब करो, नहीं करते हो तुम लोग, ये दिखता है सब्सक्राइबर काउंट मेरे ज़्यादा नहीं बढ़ते बिकॉज हो सकता है मैसेज नहीं जा रहा है आप लोगों तो, या फिर अभी हो सकता है नया चैनल है तो रीच नहीं है इतनी ज़्यादा। एनीवे बट जब तक पता नहीं आगे चल के कितना मेरे सब्सक्राइबर हो जाए, हो सकता है उम्मीद करूँ बहुत ज़्यादा हो जाए। फैमिली बढ़ाना चाहता हूँ, कुछ नहीं, प्यार मिलता है, अच्छा लगता है, कमेंट करते हो अच्छा लगता है। ये सब किया करो यार, मेहनत किसी का थोड़ा सा अगर उससे ले रहे हो बेनिफिट तो उसको थोड़ा अपना प्यार दे दो, क्या जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।